ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं कथा कलश के अंतर्गत चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि रेडियो प्रस्तुति। प्रतिभागी कलाकार हैं धर्मेंद्र मणि राजेश, जगदीश, दिनेश वर्मा और आरती मल्होत्रा। प्रस्तुति सुरेश मीणा की है। कहानी सुनने से पहले आइए सुनते हैं लेखक का संक्षिप्त परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार तथा संपादक थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, बांग्ला, मराठी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रुचि धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य से लेकर संगीत, चित्रकला, लोक कला, विज्ञान और राजनीति तथा समसामयिक सामाजिक स्थिति और रीति नीति में थी। आम हिंदी पाठक ही नहीं, विद्वानों का एक बड़ा वर्ग भी उन्हें अमर कहानी उसने कहा था के रचनाकार के रूप में ही पहचानता है। कथा कलश की कहानी उसने कहा था के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था एक कालजयी कहानी है। इस कहानी में युद्ध के दौरान सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी संयोगवश जमादार लहना सिंह की बचपन की स्मृतियों से जुड़ी होती हैं। युद्ध के दौरान जब एक दिन लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदार लहना से कहता है, सूबेदारनी तुम्हें जानती हैं। उसी दौरान लहना जब सूबेदारनी से मिलता है तो सूबेदारनी बचपन की स्मृतियों से लहना को अवगत कराती हैं और युद्ध में सूबेदार की रक्षा करने के लिए लहना से कहती है। कहानी के अंत में युद्ध में घायल लहना अंतिम क्षणों में कहता है, उसने कहा था। आइए सुनते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों के जवानों के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरे को चींघ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, अरे जरा ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाचा, कहते हुए सफेद फेटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भरे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, अरे हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में उनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुधरने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माजे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और उनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते।
महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये मेरे रेशम से कड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां आकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेघ और बर्फ ऊपर से, पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए, जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहां दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। सूबेदार जी सच है। लहना सिंह बोला, पर करे क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सीगड़ी में कोले डाल। ओ वजीरा, तुम 4 जने मिलकर बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, अरे शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं तो पाधा बन गया हूं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुमा जमीन यहीं मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहीं बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम? चुप कर। यहां वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वो सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है। और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही ना हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर पहरा दे आते हो। अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। झाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो। मैं तो बुलेल की खट के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जांदिए, कर लेना लौंगा दा बपार मुड़िए, कर लेना ना देड़ा सौदाड़िए, लाना चटाका कदुए नू, कद बनाया वे मजेदार गोरिए, हुण लाना चटाका कदुए नू, कर लेना लोगां दा बपार मुड़िए। कौन जानता था कि दाढ़ियां वाले घर भरी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों।
दोपहर रात बीत गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत भी बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। लेकिन तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मेमे, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं तो क्या झूठ। ये कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। जी। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। जी। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। जी, समझ गया। 3-4 घुमाव है। जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया। अच्छा। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। समझिए। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले टटे रहो। हम यहां रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश तुम्हें पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वो मजे यहाँ कहाँ। कौन? वजीर सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? अरे भाई, जरा आंख लगने तो दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या कह रहे हैं? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की हैं। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ते जाओ, अभी दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो ये है कि यहीं हम रहें, हम यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसी तैसी तेरे हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूं। पर यहाँ तो तुम 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया 6.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। जी। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। क्या हुआ? क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस करवा दी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे।
एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल गुरु। और लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी वान भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। बोधा सिंह ज्वर में थर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बौद्धा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम? मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो कुछ उसने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थीं। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ और हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? और वह धत, कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा। उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह, पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोध सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहां पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, हाँ, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई। धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तो तेरे को आते ही पहचान लिया।
एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन भी दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 हुए, पर एक भी न जिया। अब तो दोनों ही जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ, अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। कितना बड़ा हो गया ये आम का बेटा। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह।